हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम विज्ञान के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। इसमें वो सब प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और चलिए शुरू करते हैं हमारी ये श्रृंखला। देखिए, अभी हमने रसायन विज्ञान में अपना पहला चैप्टर परमाणु संरचना कंप्लीट कर लिया है और अगला चैप्टर हमारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि, इस चैप्टर के प्रश्न हैं। और इसके बाद धीरे धीरे देखिए हम अपना सिलेबस केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हैं, इनको देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर एक बार अगर आप देख लेंगे ना इसको, अगर दोबारा एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से उसको कर सकेंगे। क्योंकि इन प्रश्नों को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, साइंस के प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप देखेंगे विज्ञान के भी 10 प्रश्न तो कम से कम रहते ही हैं उसमें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये तो रासायनिक हो गया। मोमबत्ती का जलना, यह भी रासायनिक है। दूध से दही का बनना और पानी में चीनी का घुलना, ये हमारा है। देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है। एक तरीका है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पहचानने का कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे इसमें बोला ना हवा में चांदी के बर्तन का काला होना या मोमबत्ती का जलना, पुनः उसी रूप में प्राप्त करना मुश्किल होता है। जैसे दूध से दही अब बन गई है तो दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए पानी में चीनी का घुलना, ये क्या है? ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है, मतलब कि इधर भी जा सकती है फिर वापस ऐसे भी आ सकती है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है। रासायनिक प्रक्रिया स्थायी होती है और अनुत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में भौतिक परिवर्तन है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा है? इसमें है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अब देखिए ये प्रक्रिया ऐसे जाएगी, सब्जियां मुलायम हो जाएंगी, लेकिन अब सब्जियों को दोबारा हम वैसे वापस नहीं ला सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में यही होता है। जबकि सनी हुई मिट्टी का सूखे पर भंगुर हो जाना, ये सब तो भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब इसमें पढ़ लेते हैं रासायनिक प्रक्रिया के बारे में। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया स्थायी होती है तथा सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला हम देखते हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के क्या उदाहरण हैं? सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना, तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसमें है, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का शनैः शनैः क्षय होना संक्षारण कहलाता है। धीरे धीरे उनका क्या होना? क्षय होना। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। अब इसमें हमें बताना है इसमें से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें बर्फ का गलना ये भौतिक परिवर्तन हो गया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन भी भौतिक परिवर्तन हो गया। केवल हमारा आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध आस्कंदन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है।
सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये तो भी हम जान चुके हैं। ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके भी प्रश्न आए हैं। वाष्पन भी एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध का अस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना और कागज जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। इसका कारण क्या है? उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए की का सही स्पष्टीकरण है। इसमें देखिए, इसका वो देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है, उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। अगला हमारा है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन होता है तो ऊर्जा हमारी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें जल अपघटन हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चराइजेशन के बारे में डिटेल में देख लीजिए। क्या है ये? पाश्चराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चरीकरण प्रक्रिया में दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अगला है पाश्चरीकरण संबंधित है, तो यह दूध के निर्जर्मीकरण से संबंधित है। अभी इसके बारे में हमने देखा है। पाश्चरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरह दूध का निर्जर्मीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। ये जो दूध हमारे यहाँ आते हैं वे पैकेट वाले, वे पाश्चरीकरण की प्रक्रिया से गुजर के ही वैसे पैक होते हैं। देखिए, पाश्चरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर रखते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसमें फ़ारेनहाइट दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, 16 सेकंड लिखा हुआ है। उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, ये तो हम देख चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है क्या सम्मिलित नहीं है। पाश्चरीकरण दिखाई दे रहा है, चाय का नहीं होता, दूध का होता है। जबकि हमारा क्या क्या सम्मिलित है? अलवणीकरण समुद्री जल का होता है, प्रतिलोम परासरण पेयजल में होता है, विकृतीकरण प्रोटीन में होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो हम समय का ध्यान देते हुए ऑप्शन नंबर बी टिक लगाते हैं। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। जबकि हमारे ये सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? किसी जल में जल का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है? किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, ये भी हमारा करेक्ट है। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 12वां हमारा क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाता है। कैसे? जब कोई चीज़ आप पानी को उबालते हैं, फिर उसमें कोई भी चीज़ आप मिला देंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप। जैसे आप आलू बॉईल करते हो, पानी रखोगे जल्दी उबलेगा, लेकिन जब उसमें आलू डाल दिए, या जब चाय बनाते हो पानी रखते हो जल्दी उबलता है, लेकिन जब दूध, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ डालोगे तो थोड़ा और समय लेता है। तो वही अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है?
इसलिए उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये हमारे 6-7 स्टैंडर्ड की बुक में ये था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण क्या है? नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो ये बिल्कुल सही है, और इसमें कारण ए तो सही है परंतु आर गलत है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये हमारा गलत है, जबकि ऊपर का ऑप्शन एक सही था। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं। अब द्रव्यों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री पर बर्फ पिघलती है और बर्फ में कुछ नमक या सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। अतः कथन एक सही है, जबकि कथन 2 गलत है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसमें क्या होता है, गैस में द्रव होता है। क्या होता है? गैस में द्रव रहता है। कोहरा इसी को कहते हैं ना। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है। जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल को दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उषांक पर पहुंच जाता है और ठंडी हवा हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकती रहती हैं और हवा के साथ साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। अब जान गए आप कोहरे के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? उसका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसमें। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी और इसमें और चीनी के घुलने की संभावना रहेगी। असंतृप्त है तो इसका मतलब है कि और चीनी घुलेगी उसमें, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता और घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा। ठीक, ये अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक, इसकी डिटेल देख लेते हैं। परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह परासरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। तनु से कहाँ होता है? सांद्र विलयन की होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणु एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। हमारा प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला है, देखिए आ गया, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। देखते हैं ये क्या होता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में, यानी कि जैसे किसी ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलता है, लेकिन वो सीधे वाष्प में बदल जाएंगे। वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन, पातज और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि में कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अगला हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। परिघटना को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न ये देखिए, इसमें क्या मैच कराना है? ये सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है कि Mn का उपचयनांक इसमें से क्या होगा। इसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है इसमें। तो मैच कराने के लिए किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यह उनमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का घटक के अनुसार योग होता है। देखिए MnO2 में Mn का उपचयनांक क्या है, इसमें कैसे निकालेंगे? Mn की जगह हमने x लिख दिया है, प्लस, देखिए प्लस लिख दिया, और ऑक्सीकरण संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो माइनस पे क्या, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो -2 हो गया, और ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान 4 आ जाएगा। ऐसे H2SO4 में सल्फर का उपचयनांक देखना है तो
H के ऊपर क्या +1 होता है, ठीक। तो इसलिए इसका पावर हमने ले ली है +1। ऑक्सीजन में -2 होता है, ठीक, इसमें इसलिए 2 लिया गया। हाइड्रोजन पर +1 होता है चार्ज, और ये 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से इंटू किया गया है, और फिर उसके बाद +X लिख दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, X किस पे लिखा गया है, X सल्फर की जगह लिख दिया गया है, ठीक। फिर प्लस लगा के ऑक्सीजन का -2 होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, इसलिए यहाँ -2 लिख दिया गया, और 4 ऑक्सीजन है इसलिए इंटू लगा के 4 लिख दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 6 आ गया है। इसी तरीके से हम सबका देख सकते हैं, जैसे CaO में कैल्शियम का उपचयनांक हमें देखना है, तो Ca की जगह x लिख दिया, और O की जगह क्या, O का होता है -2 है, हमने अभी जाना था, और एक ही ऑक्सीजन है तो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हमने नहीं लगाया, -2 बस लिख दिया, और बाद में बैलेंस करने के लिए 0 लिख दिया। फिर x का मान निकाला तो x = 2 आ गया। ऐसे इसमें भी निकाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा वीडियो केमिस्ट्री का रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन के जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।